चलो चलो। सो हमने सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम देख लिया था और लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले तो सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये फेज चेंज कहाँ होता है? तो जैसे हम बोल रहे थे कैम्फर, कपूर। ओके, हाँ, तो सब्लिमेशन डायरेक्टली सॉलिड में से क्या हो जाएगा? वेपर हो जाएगा। तो वो चीज देखते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द सिस्टम्स वेयर सॉलिड सब्लाइम टू वेपर फेज। इफ वी प्लेस सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड वेसल, अगर क्लोज्ड वेसल में हम सॉलिड आयोडीन भी रख दे, आफ्टर सम टाइम द वेसल गेट्स फिल्ड अप विद द वायलेट वेपर। ये जो आयोडीन की वेपर होती है वो वायलेट होती है। सो दैट यू कैन सी कि जो भी हमारा कंटेनर है उसमें अगर हमने थोड़ा ऐसे सॉलिड आयोडीन रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद तुम्हें यहाँ पर ऐसे वायोलेट कलर की वेपर दिखेगी, और पहले थोड़ा वायोलेट कलर दिखेगा, फिर जैसे इफ टाइम पासिस देन वो वायोलेट कलर बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब वो वायोलेट कलर एकदम मतलब मैक्सिमम जैसा हो जाएगा, उससे आगे फिर नहीं बढ़ेगा। तो ये जो वेपर है हम पता कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर होगा तो हमें पता चल सकता है कि ये जो वेपर है वो किसकी है? आयोडीन की ही है। इसमें भी पहले हम क्या कर सकते हैं? पहले से वेपर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट इक्विलिब्रियम में देखा था कि हमने सब्सटेंस लिए थे जिससे कि वो वेपर है वो क्या हो जाएगी, एक रूम में से पर्टिकुलरली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो वो कौन सा था? जैसे कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और से कैल्शियम क्लोराइड। ओके, दैट P2O5 और से CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। वो अगर हम रखेंगे तो एटमॉस्फेयर में से जो वेपर है वो बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही बाहर निकल गई अब हम अपना वाटर कंटेनर डाला था लास्ट इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर भी वो एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया नहीं है बट दैट वी कैन डू। तो ये हमें पता चलेगा कि भाई आयोडीन ऊपर आ गया है, वो आयोडीन की वेपर आ गई है। The vessel gets filled up with the violet vapor and intensity of the color increases with the time, as we have discussed. Then after certain time the intensity of the color becomes constant. तो थोड़े टाइम के बाद एकदम कांस्टेंट हो जाएगी इंटेंसिटी, मतलब अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। ओके, एंड एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो जब कलर चेंज होना बंद हो जाए, मतलब लाइट पर्पल से धीरे धीरे डार्क 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 हो गया और एक पॉइंट आया, उससे डार्क होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा डार्क तो ब्लैक बन जाएगा फिर। ओके, बट एक पॉइंट आएगा एट दैट टाइम, अब वो बढ़ेगा नहीं आगे, उसका इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीज नहीं होगी। दैट टाइम वी कैन एश्योर दैट ओके इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। ऐसे so hence the solid iodine sublimes to give iodine vapor and the iodine vapor condenses to give solid iodine। तो अब होगा क्या कि ये solid iodine था I2, ओके, उसमें से वेपर बनी और वेपर में से भी कंडेंस होके वापस वो क्या बन रहा है? सॉलिड आयोडीन बन रहा है। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो मतलब रेट, अब हमने देखा ही था कि अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब जितने रेट से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है और उतने ही रेट से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सो द इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयोडीन सॉलिड में से आयोडीन वेपर, दैट्स इट। अदर एग्जांपल्स ऑफ शोइंग दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम आर कैम्फर। जैसे हमने बोला तो कैम्फर सॉलिड में से कैम्फर वेपर, और इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट से सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है कैम्फर, वही रेट से वेपर जो है कैम्फर का, ओके, वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा है। रेट विल बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम। ओके, आफ्टर दैट द रेट विल नॉट चेंज। हम देखेंगे क्वांटिटी आल्सो विल नॉट चेंज, मास आल्सो विल नॉट चेंज। हम देखेंगे तो हमें कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन चलती रहती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अंडरस्टूड? ओके, देन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, उसमें भी सेम होता है। तो 3 एग्जांपल्स आर गिवन इन द बुक। एक तो है I2 दैट इज आयोडीन, दूसरा है कैम्फर, okay, and third one is the NH4Cl, that is ammonium chloride. Okay, so all 3 examples you have to write. Understood? Simple छोटा सा topic done. Okay, now next topic is equilibrium involving dissolution of the
solid or gases in the liquids, in the liquid solids, in the liquids. ओके, तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अब डिसोल्यूशन की बात चल रही है. अब तक क्या था, अब तक हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम देखा है. केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हम आए ही नहीं है. क्यों? क्योंकि फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो प्रोडक्ट है उसी का रिएक्टेंट है. जैसे पहले सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम देखा, तो सॉलिड हमने आइस रखा था थर्मस में और उसमें से क्या बन रहा था, लिक्विड वाटर बन रहा था. ओके, तो दोनों है तो H2O ही. दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने मर्क्यूरी लिया था और वाटर वेपर ली थी. ओके, तो मर्क्यूरी तो मतलब यूट्यूब मैनोमीटर था, उसमें मर्क्यूरी था, अदरवाइज था तो वाटर. ओके, तो वाटर था, उसमें से वेपर बन रहा था और फिर वेपर में से वापस क्या बन रहा था, वाटर. ओके, तो लिक्विड वेपर कन्वर्जन था. सो ये चीजें हमने देखी. अब जो हम देखने वाले, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम ही चल रहा है. केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सेम यही चीज लेकिन नई प्रोडक्ट बन रही है. यहाँ पर कोई नई प्रोडक्ट नहीं बन रही है. जो रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट है, मतलब जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वहां पर भी वही है. मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसमें भी वही है. ओके, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम. बट अब फिजिकल इक्विलिब्रियम जो हमने देख लिया वो, और अब जो अभी हम देखने वाले हैं दैट, उन दोनों में क्या डिफरेंस है. उन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक हमने लिया सॉलिड फेस, अब उसका कन्वर्जन होके वो बन रहा है लिक्विड और से वेपर. ओके, बट यहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन पहले ही हो जा रहा है. मतलब कि ऑलरेडी लिक्विड है, जैसे ऐसा समझो पानी है और से चीनी है, तो पानी लिक्विड है और चीनी सॉलिड है, और चीनी को मैंने, शुगर को मैंने डिसॉल्व कर दिया पानी में. ओके, अब लिया है. ओके, तो अब क्या है, अब हम क्या बोलेंगे, ये तो एक्वियस मीडियम हो गया. तो यही है सॉलिड डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड. तो देखो, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स और गैसेस इन द लिक्विड्स. अंडरस्टूड. गैसेस के लिए एग्जांपल दे तो और कोल्ड ड्रिंक्स. ओके, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, जनरली कार्बोनेटेड वाटर होता है ना. मतलब CO2 जो है उसको प्रेशराइज करके लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, CO2. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो इसीलिए जो हम थर्म्स अप और जो भी सोडा जो इसे हम बोलते हैं, माजा और वो सब में नहीं, बट जिसको हम सोडा बोलते हैं, मतलब जिसमें गैस होता है, तो दैट इज से व्हाटएवर थम्स अप है, कोका कोला है, स्प्राइट, व्हाटएवर ऑल ब्रांड्स. ओके, जिसमें भी गैसेस हैं, तो वो क्या है, गैस डिसॉल्व्ड इन दी लिक्विड. अंडरस्टूड. तो वो उसमें हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, सेम ही है, कुछ ज्यादा कुछ चेंज है नहीं. We know that from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature. That we are knowing. Suppose अभी जो example दिया कि sugar पानी में हमने dissolve कर दिया, तो suppose एक हमने ग्लास लिया है, तो वो particular water है, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें सपोज 10 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व हो सकती है. तो तुम जैसे ही 1 डालोगे और स्टर करोगे, हिलाओगे, तो वो डिसॉल्व हो गया. सेकंड डिसॉल्व हो गया, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करी, डिसॉल्व हो गया. नाउ इट हैज बिकम सैचुरेटेड लिक्विड, जैसे हम बोलते हैं. तो ये सैचुरेटेड लिक्विड बन गया. अब सैचुरेटेड बन गया, उसके बाद क्या, अब तुम 11th वाली जैसे ही डालोगे, वो डिसॉल्व होने वाली नहीं है और वो जाके नीचे जाके बैठ जाएगी. डन, ये हमें पता ही है, तो वही चीज बता रहे हैं. देन से इफ वी मेक अ थिक शुगर सिरप सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग शुगर एट अ हायर टेम्परेचर्स, हायर टेम्परेचर होगा तो ज्यादा शुगर, ये सब हमने 9th में देखा था आई थिंक. ओके, आई मतलब कंफर्म 9th में ही क्या, कि जो टेम्परेचर के साथ साथ जो सॉल्यूशन है उसमें डिसोल्यूशन बढ़ता है. मतलब जैसे 27 डिग्री पे तुमने एक ग्लास में 10 शुगर सिरप 10 शुगर स्पून डिसॉल्व कर सकते हो. 11th वाला डालोगे तो वो नहीं डिसॉल्व होगा, मतलब 10 स्पून है उसका सैचुरेटेड स्टेट. लेकिन अगर तुमने 27 डिग्री सेल्सियस पे किया है, अभी अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो, वापस सेम ग्लास लो, सेम चीनी लो, तो अब 10 की जगह शायद तुम 12 स्पून ऑफ शुगर भी डिसॉल्व कर सकते हो. दैट वी नो. ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिसोल्यूशन का रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है. दैट वी हैव सीन. चलो, सो we call it is a saturated solution when no more solute can be dissolved in it in a given temperature. The concentration of the solute in a saturated solution depends upon the temperature. All these things we are knowing. In a saturated solution, a dynamic equilibrium exists between the solute molecules
इन दी सॉलिड स्टेट एंड इन दी सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि ऑलरेडी जो हमने शुगर डाली ना पानी में, तो ये एक इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया। जैसे ही अब हम डालेंगे नहीं तो वो डिसॉल्व होने वाली नहीं है। दैट मीन्स सपोज 10 शुगर स्पून डाली तुमने, तो उस टाइम पे जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस टाइम पे अगर एक भी तुमने डाली, एक अमाउंट ऑफ शुगर, तो वो पार्टिकल्स डिसॉल्व होगा। एट द सेम टाइम एक जो बहुत सारे जो डिसॉल्व पार्टिकल है ऑलरेडी, वो इकट्ठा होके जस्ट लाइक वन पार्टिकल जैसा बन के नीचे चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। ओके, वही चीज बता रहे हैं। सो शुगर सॉल्यूशन में से शुगर सॉलिड भी बनता है और सॉलिड में से वापस सॉल्यूशन भी बनता है। एंड द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। मतलब पानी में डाल के स्टर करेंगे उसको तो डिसोल्यूशन बोलेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी पानी में डिसोल्व है, अब उसमें से शुगर के पार्टिकल्स इकट्ठा होकर सॉलिड बन के नीचे बैठ जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो डिसोल्यूशन का जो रेट होगा वही होगा क्रिस्टलाइजेशन का रेट। इक्वालिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम हैज बीन कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव शुगर। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर जो अभी इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही ऐसा समझो सैचुरेटेड कंडीशन है, 10 स्पून वाला ही केस। ओके, अब हम डाल रहे हैं एक रेडियो एक्टिव शुगर, मतलब कि जिसमें से रेडिएशन बाहर निकले और से कलर चेंज हो जाए लाइक दैट। तो जैसे ही हमने वो डाला, तो हमने डाला मतलब क्या? हमने डाला मतलब वो तो सैचुरेटेड हो गया है 10 स्पून ऑफ शुगर से वो ग्लास। तो नया स्पून डाला वो रेडियो एक्टिव शुगर का, वो तो तुरंत जाके नीचे बैठ जाना चाहिए था। ओके, क्योंकि सैचुरेशन तो रीच हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सैचुरेशन रीच हो गया, दैट डज नॉट मीन कि सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से वापस सॉलिड बनने का रेट बंद हो गया है। मतलब नहीं हो रही है ये एक्टिविटी अभी भी हो रही है। मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है उसमें से मेल्ट होके, मतलब डिसॉल्व होके लिक्विड बन रहा है, शुगर सिरप बन रहा है, और शुगर सिरप ऑलरेडी जो है वो इकट्ठा होके पार्टिकल्स एक सॉलिड पार्टिकल्स बना है। तो ये है। तो जैसे ही हमने ये स्पून डाला, ओके, तो जैसे ही स्पून डाला तो हुआ क्या? दैट स्पून फर्स्ट डिसॉल्व इन दी शुगर सिरप। ओके, पहले डिसॉल्व हो गया। अब डिसॉल्व तो हो गया है, लेकिन अब जब डिसॉल्व होने के बाद पार्टिकल्स इकट्ठा होके वापस सॉलिड शुगर बनाएंगे, दैट सॉलिड शुगर विल बी सेटल डाउन। तो तुम सोचोगे सर हमने तो रेडियो एक्टिव शुगर डाला था, ओके, और ये नीचे बैठ गया है, वो तो सिंपल वाला शुगर है। और थोड़े टाइम के बाद लिक्विड भी रेडियो एक्टिव दिखेगा हमें। मतलब समझ में आ रहा है? जो नीचे बैठ गया, मतलब कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि ये हमारा कंटेनर है जिसमें ऑलरेडी तुमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बना दिया है, शुगर सिरप बना दी है। अब जैसे ही हम रेडियो एक्टिव शुगर डालते हैं तो हम सोचेंगे कि वो ऐसे जाके नीचे बैठ जाएगी, लेकिन नीचे नहीं बैठती है। और थोड़े टाइम के बाद हमें ये रेडियो एक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये एक्वियस मीडियम में भी दिखती है, एज वेल एज जो ये नीचे बैठी हुई शुगर है उसमें भी दिखती है, दोनों में दिखती है। एक ही में दिखनी चाहिए, डायरेक्ट नीचे बैठी हुई है उसमें दिखनी चाहिए, क्योंकि ये तो सैचुरेटेड रीच हो गया था, सैचुरेशन रीच हो गया था। तो जैसे ही तुमने 11th वाली रेडियो एक्टिव शुगर वाली स्पून डाली तो सारी की सारी शुगर नीचे बैठ जानी चाहिए। बैठ भी जाती है बट वो नहीं होती है, वो दूसरी होती है। ओके, तो वो जो शुगर है वो डिसॉल्व हो गई वो एक्वियस मीडियम में, और यहाँ पे ऑलरेडी जो शुगर थी उसमें से पार्टिकल इकट्ठा होके यहाँ आ गए। नॉट 100%, थोड़े थोड़े, मतलब यहां से ऐसा समझो 99 चली गई, 1% रेडियो एक्टिव शुगर तो अभी भी है सॉलिड स्टेट में, और 99% इसमें चली गई। तो अब ये लिक्विड है, एक्वियस मीडियम है, उसमें रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगेगी, क्योंकि ये वाली शुगर अंदर डिसॉल्व हुई है ना, तो रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वियस मीडियम में देखने लगेगी। लेकिन ये जो पार्टिकल है जिसमें पहले से रेडियो एक्टिव वाली शुगर नहीं थी, वो लोग इकट्ठा होके वापस क्या आ जा रहे हैं? सॉलिड शुगर बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये बना दिया। तो 1% तो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव वाली थी, और से 99% जो ओरिजिनल थी वो अंदर आ गई। मतलब कि दोनों में रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगेगी, जो हमने एडिशनली डाला और नीचे बैठ जाने वाली शुगर है उसमें भी, और जो ऑलरेडी एक्वियस सॉल्यूशन जो डिसोल्यूशन है उसमें। डन। तो इससे हमें पता क्या चलता है? ये ऑब्जर्वेशन से व्हाट कैन बी प्रिडिक्ट, ओके, और व्हाट कैन बी कंक्लूड
सो हमें ये पता चलता है कि धो इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच, बट दैट डज नॉट मीन कि अब प्रोसेस बंद हो गई। मतलब जैसे हमारे दिमाग में है कि 10 स्पून हम डालेंगे और जैसे 11th वाली डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, यही है हमारे माइंड में। ये ऊपर ऊपर से मोटा मोटा 9 तक 10 तक हम ऐसा ही पढ़ते हैं, ओके। बट अब और डिटेल में बोलते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली प्रोसेस बंद नहीं हुई, प्रोसेस तो चालू ही है, लेकिन वो जो अमाउंट है वो अमाउंट पर्टिकुलरली नीचे जाके बैठ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, सो कहाँ गया रेडियो एक्टिव शुगर? ओके। देन आफ्टर सम टाइम रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड बोथ इन द सॉल्यूशन एंड द सॉलिड शुगर, जो हमने डिस्कस किया। Initially there were no radioactive sugar molecules in the solution, but due to the dynamic nature of equilibrium there is exchange between the radioactive and non-radioactive sugar molecules between the two phases. The ratio of the radioactive to the non-radioactive molecules in the solution increases till it attains a constant value. मतलब जो ये हमारा सॉल्यूशन है डिसोल्यूशन, ओके, उसमें रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव टू द नॉन रेडियो एक्टिव बढ़ता जाएगा। कब तक? एक उसमें भी इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, एक इक्विलिब्रियम वैल्यू रीच ना हो जाए, तब तक वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे अभी हमने प्रीवियस केस देखा कि वायलेट कलर, पर्पल कलर का वो वेपर जा रहा था ऊपर, और उसका कलर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ता जा रहा था? क्योंकि वो वेपर बन रहा है। कौन वेपर बन रहा था? क्या लिया था हमने? नहीं, लास्ट केस में, लास्ट थियरी में कंटेनर में हमने क्या लिया था? सॉलिड टू वेपर वाला। वो तो पहले जो ऑलरेडी वेपर है उसको बाहर निकालने के लिए, बट फिर हमने सब्सटेंस क्या लिया था? जैसे 3 एग्जांपल देखे हमने। लास्ट वाला था एक कैम्फर, एक NH4Cl एमोनियम क्लोराइड, और एक जिससे हमने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट। वो एग्जांपल कौन सा था? कोई बात नहीं, I2 आयोडीन था। तो आयोडीन का गैसियस फॉर्म जो है वो पर्पल कलर का है, ओके, वायलेट कलर का है। सो जो इंटेंसिटी पर्पल कलर की बढ़ती जा रही थी, मतलब कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है सॉलिड टू वेपर वो बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर भी वही है, जैसे ही हमने ये पूरा रेडियो एक्टिव वाला अंदर डाला तो ये जो ऑलरेडी एक्वियस मीडियम है उसमें रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जा रही है। एक लेवल आएगा तब तक बढ़ेगी, उसके बाद दोनों में दिख रही है, यहाँ पर भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसमें भी रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। इक्विलिब्रियम रीच हो गया है पूरा, तो अब रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यू है, मतलब कि से रेडियो एक्टिव शुगर टू डिवाइड बाय द नॉन रेडियो एक्टिव शुगर का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। एक ही कंसेप्ट है, अलग अलग एग्जांपल से बता रहे हैं। So the ratio of the radioactive to the non-radioactive molecules in the solution increases till it attains a constant value. Now अभी गैस की बात करते हैं, gases in liquids। तो जैसे मैंने बात की थी कौन सी, से कार्बोनेटेड वाटर और से सोडा की, कोल्ड ड्रिंक्स की, तो गैस CO2 हमने डिसॉल्व कर दिया है। सुफियान फैन ऑफ कर दो ना। टाइम हुआ है 6:15। हाँ चलो। सो व्हेन अ सोडा वाटर बॉटल इज ओपन्ड, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इन इट फिजेस आउट रैपिडली, ओके। और तुम ऐसे मस्ती में लेके जा रहे हो तो ऐसे पीने को कुछ मिलेगा ही नहीं, सब कुछ ही बाहर निकल जाएगा, ओके। सो दैट्स व्हाई उतना ज्यादा उसको स्टर नहीं करना है, हिलाना नहीं है। The phenomenon arises due to the difference in solubility of carbon dioxide at different pressure। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था, वो जो सिरप है, ओके, जो भी सपोज कोको कोला का सिरप है, ओके, उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डिसॉल्व किया था, एट दैट टाइम हायर प्रेशर से डिसॉल्व किया था। मतलब अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 बार, और तब सपोज हमने 6 बार प्रेशर से अंदर डिसॉल्व किया था, तो प्रेशराइज डाला तो अंदर डाल दिया, बंद कर दिया, ओके। जैसे ही हम खोलेंगे तो अंदर का CO2 जो 6 बार प्रेशर पे था वो अचानक से कौन से प्रेशर में आ जाएगा? एटमॉस्फेयर। तो 6 बार से डायरेक्ट कितना हो गया? 1 बार हो गया। तो 6 बार से 1 बार, ओके, मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ है। प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब क्या? एक्सपांशन हो जाएगा। कंप्रेशन मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है, और एक्सपांशन मतलब प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये एक्सपांशन हो गया, एक्सपांशन हुआ मतलब वो
बाहर जाने की ट्राई करता है, मतलब जो उसका वॉल्यूम एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। ये सब फंडा तो अभी क्लियर है ना सारे। वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। ओके, और अभी क्या बोला, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वेरी गुड। ओके, सो ये तो हमारा क्लियर ही होना चाहिए। सो पीवीटी हमेशा याद रखना है। तो वही हम बोल रहे थे कि अभी प्रेशर डिक्रीज हुआ है। प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन मतलब कंप्रेशन का उल्टा। तो कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता था तो एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। वैसे भी एक्सपांशन मतलब बढ़ना ही होता है ना, वी आर एक्सपांडिंग अवर ट्यूशन क्लास, ऐसे लाइक दैट। तो हमने एक्सपांड कर दिया, एक क्लास का फिर 2 कर दिए, 2 है फिर 4 कर दिए, लाइक दैट वैसे। सो दैट इज द एक्सपांशन। तो ये जो एक्सपांशन हुआ है इसीलिए गैस क्या था, पहले छोटे रूम में छोटी जगह पर था और अब गैस बड़ी जगह में जाने की ट्राई कर रहा है, इसीलिए फिजेस आउट, दैट्स व्हाई वो बाहर निकल जाता है। ओके, देयर इज, ये पूछा जाएगा कि ये गैस बाहर क्यों निकलता है। सो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। मेन रीजन क्या है, प्रेशर डिफरेंस। नहीं तो कोई बोलेगा कि सर हमने पहले CO2 को अंदर डिसोल्व किया था इसलिए। हाँ, तो डिसोल्व किया था तो ओपन किया तो भी डिसोल्व ही है ना भाई, बाहर निकलने को किसने बोला। लेकिन वो बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर से डिसोल्व किया था। अगर रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर से तुम उसको डिसोल्व करो, जैसे कि हमने शुगर को पानी में डिसोल्व किया, ओके, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे किया, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर जो एटमोस्फेयर है उतने में ही किया, तो वापस कुछ भी हम करेंगे तो उतने का उतना रहेगा। ऐसे अचानक से ऐसे शुगर बाहर निकल के ऐसे बाहर नहीं निकल जाएगी वापस। यहाँ पे CO2 निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है। पहले जब डाला तब कुछ और प्रेशर था, अब कुछ और प्रेशर है। ओके, सो CO2 गैस में से CO2 इन सॉल्यूशन, यस, दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय द हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी एंड रेट को, which states that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent, solute and solution, वो भी है क्लियर। ओके, सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट मतलब जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन मतलब जो फाइनली बना हुआ है। यस, सो जितना गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में एट एनी टेम्परेचर is proportional to the pressure of the gas above the solvent। मतलब कि ऐसा समझो कि ये हमारी कोको कोला की बोतल है काले कलर की, और इसमें हमने यहाँ तक का शुगर मतलब कोको कोला का सिरप भरा हुआ है। जितनी शुगर डालनी थी, जितना कैफीन डालना था, जो डालना था वो सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अब हम प्रेशराइज करने वाले हैं उसको। तो ये जो प्रेशराइज हम करने वाले हैं कितना डिसॉल्व हो सकता है। मैं बोलूँ कि सर मतलब नहीं बोलते, कोई बोलते हैं ना कि अरे कोको कोला बहुत ज्यादा गैस होता है कोको कोला में, तो कोई बोलता है नहीं नहीं कोको कोला में इतना नहीं होता, थम्स अप में ज्यादा होता है। फिर कोई बोलेगा अरे स्प्राइट में होता है लेकिन इन दोनों जितना नहीं होता, कम होता है स्प्राइट में, 7 अप में, लाइक दैट। और एक्चुअल में ऐसा ही है। ओके, क्यों, क्योंकि वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है ना कि उनको कितना डिसॉल्व करवाना है। तुमने सपोज 1 मीटर क्यूब ऑफ CO2 डिसॉल्व करवाया और 2 मीटर क्यूब ऑफ CO2 डिसॉल्व करवाया, तो दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा। 1 मीटर क्यूब करने के लिए कुछ और प्रेशर देना पड़ेगा, 2 मीटर क्यूब डिसॉल्व करने के लिए और ज्यादा प्रेशर से उसको अंदर डालना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो कहने का मीनिंग क्या है उनका कि यहां पर जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, ओके, ये जो सिरप है वो सिरप पर, सिरप मतलब वही, ओके, जो सोडा है हमारी लेकिन विदाउट CO2, तो इसके ऊपर मतलब कितना डिसोल्यूशन होगा। 1 मीटर क्यूब डिसोल्यूशन हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, कितना गैस का वॉल्यूम सिरप के और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, मतलब कि प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। उतना ही कह रहे हैं हेनरीज का लॉ। समझ में आ गया कि प्रेशर के ऊपर, यहां पे ज्यादा प्रेशर लिया है तो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, कम प्रेशर लिया है तो कम डिसॉल्व होगा, एज सिंपल एज दैट। डन। ओके, सो दैट इज हेनरीज लॉ। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं सो दैट याद रह जाए तुम्हें। दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द मास, कितना अंदर डिसॉल्व होगा, कितना केजी, ओके, तो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट
एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितना केजी डिजोल्व किया, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबोव द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऊपर जितना भी प्रेशर ये अप्लाई किया है हमने, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कम प्रेशर है तो कम डिजोल्व होगा, ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा डिजोल्व होगा। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि मास ऑफ गैस dissolved is directly proportional to pressure of gas। बस इतना ही है हेनरीज लॉ। पूरा सेंटेंस याद ना रहे तो इतना याद रख लो। सो इससे भी छोटा करना है तो मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट्स इट। ये है हेनरीज लॉ, इतना याद रखना है, फिर सेंटेंस तो तुम बना दो। डन, ओके। सो मास इज प्रोपोर्शनल टू हेनरीज लॉ। हाँ, मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलो, सो दिस अमाउंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ये तो हमने उसमें भी देखा था शुगर सिरप के केस में कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा डिजोल्व होगा, तो यहाँ पर भी ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा डिजोल्यूशन होगा। ओके, द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर द प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई। तो उसकी सॉल्युबिलिटी जब हाई रखनी हो तो हमें प्रेशराइज करके ही फील्ड करना पड़ेगा। ओके, as soon as the bottle is opened some of the dissolved ये सब अभी नॉर्मल चीजें हैं, थियरी में तुम ना लिखो तो चलेगा। जब भी बोतल ओपन करेंगे हम, some of the dissolved carbon dioxide gas escape to reach the new equilibrium condition required for the lower pressure, namely its partial pressure in the atmosphere। मतलब partial pressure in the atmosphere, ये जो CO2 है उसका प्रेशर एटमोस्फेयर में कितना होगा। पहले तो 6 अंदर था, तब तो 6 एटमोस्फेयर था, अब 6 में से वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, 1 एटमोस्फेयर में जा रहा है। Okay, this is how the soda water in bottle when left open to the air for some time turns flat। तो ऐसे ही फ्लैट हो जाता है, मतलब सारा सोडा निकल जाता है, सारा गैस निकल जाता है। It can be generalized that, तो ये कंक्लूजन है। ओके, ये भी पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स में। तो क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी वर्डिंग्स आड़ा टेढ़ा करके पूछ सकते हैं कि व्हेन से गैस इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड और से सॉलिड डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, तुम्हारा कंक्लूजन क्या है, व्हाट कैन यू इन्फर। ओके, क्या क्या पता चलता है तुम्हें, क्या रिसर्च हुआ, व्हाटएवर, ऐसा कुछ भी, मतलब थोड़ी हायर ग्लॉसरी यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। आंसर यही रहेगा। कंटेंट तुम्हारी बुक है वही है, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आंसर तुम्हारी बुक में जो है वही है। ओके, सो फॉर सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम, पहला वाला केस सॉलिड टू लिक्विड वाला, there is only one temperature at 1 atmosphere at which the two phases can coexist। ये पूरा रिवीजन, कल वाला लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर। ओके, क्या एक ही टेम्परेचर पे होता था सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन? कौन से टेम्परेचर पे? वाटर के लिए नहीं, सॉलिड टू लिक्विड, हाँ, लिक्विड टू गैस 100 डिग्री सेल्सियस। So if there is no exchange of heat with the surroundings, the mass of the two phases remains constant। Okay, चलो next, liquid vapor equilibrium, the vapor pressure is constant at a given temperature। तो vapor pressure है वो क्या रहेगा, constant रहेगा। Okay, that all these things we have seen। For dissolution of solids in liquids, the solubility is constant at a given temperature। At given temperature solubility constant है। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोर सॉल्यूट को तुम क्या डिसॉल्व कर सकते हो। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, लास्ट केस जो अभी हमने देखा, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, हेनरीज लॉ। ओके, वही हेनरीज लॉ भी एक कंक्लूजन है ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। दीज आर द ऑब्जर्वेशन समराइज्ड, वापस समराइज भी किया, बट ये समझ में आ गया। ओके, सो वापस ये समराइज किया है, देखो, लिक्विड टू वेपर H2O लिक्विड टू H2O गैस, P ऑफ H2O कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब जो प्रेशर है वो गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं लिक्विड टू वेपर, तो टेम्परेचर लेते हैं हम कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना लेते हैं हम, 1 एटमोस्फियर और 1 बार। ओके, लिक्विड टू वेपर में तो वही बोल रहे हैं कांस्टेंट रहेगा। सॉलिड टू लिक्विड, पहला थर्मस वाला केस, मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कितना रहेगा हमारा, अगेन 1 एटमोस्फियर, और टेम्परेचर कितना रहेगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। वही चीज बता रहे हैं
कि एट गिवन प्रेशर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, लेकिन वो टेम्परेचर को अलग अलग टर्मिनोलॉजी में बोल रहे हैं। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, वहां पर से यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट, सॉल्यूट टू सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब कि सॉलिड, शुगर और पानी वाला, ओके, जो आज हमने देखा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कितना डिसॉल्व कर सकते हो वो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और गैस के लिए हेनरीज लॉ कि कितना डिसॉल्व कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रेशर। ओके, सो फॉर गैस कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर है तो कांस्टेंट ही, लेकिन कितना कर सकते हो, सो दैट इज गिवन। यहाँ नहीं लिखा CO2 इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे कांस्टेंट वाला ही लिखा है, बट हेनरीज लॉ वी कैन पुट इन कंक्लूजन कि वो कितना कांस्टेंट है, रेट वो तो पता है भाई, लेकिन कितना डिसॉल्व कर सकते हो, तो प्रेशर ऑफ द गैस चेंज। डन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर ऑफ द गैस मतलब प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ाएंगे तो जो डिसोल्यूशन का जो मास है वो ज्यादा हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ गया? सो ये हमारी पूरी थियरी थी। नाउ ये जो हमने स्टार्टिंग से अब तक देखा, कि स्टार्टिंग से पहले तो इंट्रोडक्शन देखा हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे एंड ऑल, अब हम देख रहे थे कि भाई फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू गैस वाला देखा। उसके बाद आज हमने सॉलिड टू लिक्विड देखा इन एक्वियस मीडियम, ओके, एंड गैस टू लिक्विड देखा, वो भी एक्वियस मीडियम जैसा ही हो गया, डिसोल्यूशन, ओके, दैट वी हैव सीन। अब इन सब के ऊपर से नेक्स्ट थियरी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो जो हमने अब तक डिस्कस किया है उसी को समझना है, कुछ नया नहीं है इसमें, सिर्फ अलग से दिखाया गया है। तो देखो, तो ये भी पूछ सकते हैं, देखो 5 पॉइंट है, 5 मार्क में पूछ सकते हैं, ओके, बट है क्या, कुछ भी नया नहीं है इसमें। For the physical process discussed above, characteristics are common to the equilibrium। मतलब जब भी physical equilibrium होगा तो ये सारे conclusion ही है तुम्हारे। पहला, equilibrium is possible only at a closed system at a given temperature। Particularly देखो जितने भी केस हमने देखे, सारे के सारे केस कैसे थे, closed system थे, open नहीं था, right? Okay। टेक्स्ट बुक वाला एकदम इजी तो है, हाँ लिखो, फिर ना आया तो क्या बात है, लिखो। टेक्स्ट बुक वाला याद है क्या है? कौन सा? हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं पूरा नहीं, क्या है बस थोड़ा ऊपर। पानी, हाँ दैट्स इट, बस बस बोल दिया, इतना ही, इतना ही याद है। हाँ बस वही, हाँ तो वो याद जितना आए उतना लिखना हो तो, अदरवाइज तुम अपना एग्जाम्पल भी लिखो। चलो चलो। So equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature। तो गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट क्लोज सिस्टम में ही रीच होगा। बोथ द ऑपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। तो यही है क्या, बोथ द स्टेट मतलब कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने का फेज और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनने का फेज इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद की बात है। स्टार्टिंग में तो रेट सेम नहीं होगा, बाद में ये जितना यहां से यहां जाएगा उतना ही यहां से यहां बनेगा इक्विलिब्रियम। तो वही चीज बताई है। थर्ड, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जिन को तुम मेजर कर सकते हो, जिस को मतलब तुम मास मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, डेंसिटी मेजर कर सकते हो, प्रेशर मेजर कर सकते हो, जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज है वो सारे रेट मेजर कर सकते हो कि कितना कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड। कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हो तुम, ओके, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा बट मेजर तो कर सकते हैं ना। तो ये मेजरेबल और व्हाट इज के बारे में बता रहा हूँ। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे हम जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, लेंथ है, ओके, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम, जिसको भी मेजर कर सकते हो, इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद, नॉट बिफोर, रीच होने के बाद सारी की सारी कांस्टेंट। तो भाई ये जो वाला वही है ये, लेकिन ये ओवरऑल सब कुछ कंसिडर कर लिया, ओके, कि भाई सारी प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाएगी। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by a constant value of one of its parameter given at a given temperature. Okay. तो कोई एक चीज
कांस्टेंट हो जाएगी जो यहाँ पे बताई है वो, प्रेशर, टेम्परेचर, उसका कॉन्सेंट्रेशन, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड देन जैसे कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते थे, कांस्टेंट पहला जो सॉलिड टू लिक्विड वाला था, ओके, और लिक्विड टू गैस वाला था, वो दोनों में हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बात करते थे। प्रेशर भी कांस्टेंट एज वेल एज टेम्परेचर, दोनों ही कांस्टेंट। क्यों? प्रेशर एटमॉस्फेरिक था और सॉलिड टू लिक्विड वाले में टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड टू गैस में था 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों ही कांस्टेंट है। 100 डिग्री पे ही वेपर से, लिक्विड से वेपर बन जाता है, और 100 डिग्री पर ही वेपर से वापस लिक्विड बन जाता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है ही। कई जगह पे हमने सिर्फ प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, ओके, सो वही चीज बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी रहेगा। And last, the magnitude of such quantities at any stage indicates that the extent to which the physical process has been proceeded before reaching the equilibrium. तो इक्विलिब्रियम, अब देखो पहले चारों पॉइंट इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद के हैं, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले, अभी इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले बाय द इवेल्युएशन, इनका तुम मेजर करके, ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है उनको मेजर करके तुम पता कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम कहां तक पहुंचा है, मतलब क्या कंडीशन है। जैसे कि हमने देखा ही था कि सपोज ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ 1 kg लिया और यहाँ प्लस 1 kg, और यहाँ पर अभी तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों 1 kg लिया है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ओके, और तो स्टार्ट नहीं हुआ तो पहले तो सब कुछ 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 और यहाँ पे 0। फिर जैसे ही हमने डाला तो कुछ स्टार्ट तो होगा ना, उसके बाद रिएक्ट करना, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा हो गया। बट फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी जैसे कि टेम्परेचर रीच हुआ तब जाके सॉलिड में से, मतलब से आइस में से लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो जैसे ही टेम्परेचर रीच हुआ तो अब तक ये जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 0, ओके। बट जैसे ही टेम्परेचर रीच हुआ, मतलब तुम -20 पे चल रहे थे, हीट दे रहे हो, जैसे ही 0 पे पहुंचे तो इसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई, आइस की क्वांटिटी। 0 डिग्री से पहले आइस भी पूरा का पूरा ही, जैसे तुमने 2 kg आइस लिया है, ये इसको हटाओ, तुमने यहाँ पे 5 kg आइस ले लिया और यहाँ पर तुम्हारा वाटर आने वाला है, तो 5 kg आइस -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने तक 5 kg आइस 5 kg आइस ही रहेगा। और उसके बाद हाँ, जैसे ही 0 डिग्री तुमने रीच कर ली तब जाके अब तुम जो हीट दे रहे हो उस हीट से उसका एक्सपांशन होगा, उसके पार्टिकल्स अलग होंगे, और तब जाके ये वाली जो क्वांटिटी है वो बढ़ना स्टार्ट होगी। तो इसको मेजर करके कि भाई ये 5 kg है, यहाँ पे मेजर, थोड़े टाइम के बाद मेजर किया तो ये 4 kg हो गया, और यहाँ पे अराउंड 900 ग्राम जितना पानी बन गया, ओके, रफली बता रहा हूँ, और से डायरेक्टली ले लो ना 1 kg, तो ये 4 kg और 1 kg थोड़े टाइम के बाद, तो अब तुम्हें पता चलेगा ओ आगे बढ़ने वाली फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, तुम्हें पता चल गया। थोड़े टाइम बाद फिर से चेक कर रहे हो तो यहाँ पे 3 kg हो गया और यहाँ पे 2 kg हो गया, तो तुम देखोगे मेजरेबल क्वांटिटी, ओहो अभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट ही है। फिर और थोड़े टाइम बाद देखोगे, सो यहाँ पे 2.5 kg हो जाएगा और यहाँ पर भी 2.5 kg हो जाएगा, तो अब तुम देखो अरे दोनों सेम हो गया, शायद इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, शायद, अभी तो शायद पे रखो, और थोड़े टाइम बाद देखा तो यही आंसर आया, दैट मींस इक्विलिब्रियम रीच हो गया, लाइक दैट। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करके तुम्हें पता लग सकता है। चलो एक केस ऐसा भी आया कि तुमने थोड़ी देर बाद मेजर किया तो यहाँ पे आ गया 1 kg रिएक्टेंट और यहाँ पे आ गया 4 kg, तो तुम क्या सोचोगे, इक्विलिब्रियम रीच हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, बट ऐसा अगर मेजरेबल क्वांटिटी का रिजल्ट ऐसा आया तो व्हाट इज द कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि रिवर्स प्रोसेस चालू है, नॉट फॉरवर्ड, रिवर्स प्रोसेस चालू है, मतलब ये ज्यादा बन गया, अब जब बन गया उसके बाद यहां से वापस बनना शुरू हो गया, ओके। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली रीच होने के बाद बस अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, नो, ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गई तो वापस क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी और तब जाके इक्विलिब्रियम रीच होगा। अंडरस्टूड? तो ये 5 पॉइंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं, और जो हमारा अभी टेबल देखा पूरे सारे एग्जाम्पल का कंक्लूजन वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ यही चीज का मतलब तुम्हें एक एक करके पूछने कि भाई सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होगा, लिखो शॉर्ट नोट 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और से लिक्विड वेपर लिखो, सॉलिड वेपर लिखो, और से सॉलिड इन एक्वियस मीडियम,
डिसोल्यूशन ओके वाला लिखो। तो ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पूछने से अगर मुझे चेक करना है कि तुम्हें आता है या नहीं आता सब कुछ ओके, तो मैं वो सब छोटा छोटा नहीं पूछूंगा, ये बड़ी थियरी पूछ लूंगा। तुमने अगर कंक्लूजन बोल दिए सारे, दैट मीन्स मुझे पक्का हो जाएगा कि हाँ तुमने वो सब कुछ पढ़ा हुआ है, तभी तो कंक्लूजन आएंगे। समझ में आ रहा है? सो जो ट्रिकी क्वेश्चन बनाए या फिर थोड़ा दिमाग के क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, दिमाग चला के क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, बहुत ज्यादा इजी रखने के लिए नहीं, बट इजी एट द सेम टाइम टू चेक द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो फिर ऐसे क्वेश्चन पकड़ेंगे जिससे कि तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज भी चेक हो जाए और कंक्लूजन भी आ जाए। मतलब तुम कंक्लूजन ही पूछ लो, मैं तुम्हें पूछूं कि प्रोसेस क्या है, तो तुम प्रोसेस पूरी समझाने बैठे, शायद तुम्हें कंक्लूजन तुम्हें ही ना पता हो, फिर भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो एज ए टीचर तो मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया ना, तुम्हें नहीं आता था फिर भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल गए, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो कंक्लूजन नहीं आता था, तुम्हें तो प्रोसेस आता था, मैंने प्रोसेस पूछ ली तो आ गया। तो मैं क्या पूछूंगा? कंक्लूजन बताओ ओके। तो अगर प्रोसेस सही होगी तो ही सही कंक्लूजन आएगा, लाइक दैट, अंडरस्टूड ओके। भाई हो गया टाइम, लास्ट 2 मिनट्स। ठीक है, केमिकल कल करते हैं। तो ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम था, अब से केमिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वी विल सी। सेम ही है बट अब एक ही सब्सटेंस कन्वर्ट होता था, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, और अब नया प्रोडक्ट बनेगा कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एमोनिया बन गया, फिर एमोनिया में से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गया, लाइक दैट, अंडरस्टूड। अब सिर्फ फेज चेंज की बात नहीं है, ओके? हाँ